हम विषाणुओं द्वारा पैदा होने वाले रोगों की बात करते हैं। तो पहले तो है साधारण जुकाम यानी कॉमन कोल्ड। ये जो है राइनो वायरस के कारण होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले ड्रॉपलेट्स स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर चले जाते हैं, या फिर किताबों, प्यालों, दरवाजों के हैंडल, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसे संदूषित वस्तुओं के संपर्क से भी फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो ये विषाणु राइनो वायरस जो है नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं करते। और प्रमुख लक्षण हैं नासीय संकुलता, कंठदाह यानी सोर थ्रोट, फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि, ये इसके लक्षण हैं। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो ये जो सामान्य जुकाम है ये 3 से 7 दिन तक रहता है और फिर ठीक हो जाता है। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से भी ये ठीक हो जाता है। विषाणु द्वारा होने वाले एक और रोग की बात करते हैं, पोलियो। तो पोलियो जो है यह एक भयानक और संक्रामक वायरल संक्रमण है जो शिशु को प्रभावित करता है, और इसका कारक यानी फैक्टर जो है वो पोलियोमाइलिटिस है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है? तो ये विषाणु जो है जल तथा भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो सीधे जो है ये विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मेरुरज्जु को हानि पहुंचाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में लकवा हो जाता है, हाथ और पैर में दर्द और जकड़न होती हैं। पेशियों में संक्रमण होने से पेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो बच्चों को जो है पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन का मुख्य ड्रॉप जो है वो अवश्य पिलाना चाहिए, और फिर समय समय पर केंद्र के द्वारा निर्धारित पोलियो अभियान के अंतर्गत भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना चाहिए। तो फिर हम इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। एक और बीमारी की बात करते हैं, खसरा यानी मीजल्स। यह बचपन में होने वाला संक्रमण रोग है, और ये किसके द्वारा फैलता है? पॉलिनोमा मॉर्बिलोरम। इसके संचरण के तरीके क्या हैं? तो संक्रमित व्यक्ति जो है खांसने या छींकने से निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो रोगग्रस्त बच्चों की त्वचा में छोटी छोटी फुंसियाँ या छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं, सूखी खांसी रहती है और आँखों में सूजन आ जाती है। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो इसके भी टीके जो है पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनको लगाए जाते हैं। तो बच्चों को खसरे का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। रोगी को हवा या ठंड से बचाना चाहिए, और फिर रोगी को ठंडा भोजन, अंगूर, किशमिश आदि खिलाना चाहिए। विषाणु द्वारा होने वाले एक रोग डेंगू रक्तस्राव की बात करते हैं। ये डेंगू रक्तस्राव बुखार जो है ये विषाणु जनित रोग है, और मादा टाइगर मच्छर यानी एडिस एजिप्टी इसका वाहक है। यह मच्छर जो है वो प्रातः एवं शाम को सक्रिय रहता है। अब इसका कारक जो है वो है वायरस DEN1, वायरस DEN2, वायरस DEN3, वायरस DEN4। ये इसके फैक्टर या कॉजेस हैं जिसके कारण ये बीमारी होती है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इन्फेक्टेड मच्छर जिसकी हमने बात की कि एडिस एजिप्टी, इस मच्छर के काटने से ये विषाणु जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो रोगी को 101 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। जी मचलाना, सिर दर्द, उल्टी, उदर पीड़ा भी इसके लक्षण हैं। रोगी को रक्तस्राव के साथ उल्टी,
मूत्र व विष्ठा में रक्त आ जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 70,000 पर mm से भी कम हो जाती है। अंगों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जिसके कारण तेजी से गिरती नब्ज के साथ डेंगू आघात सिंड्रोम हो जाता है। इसका उपचार कैसे हो सकता है? तो ये डेंगू एक घातक रोग है, अतः समय पर इलाज न होने पर मृत्यु हो सकती है। रोग के उपचार के साथ ब्लड प्लेटलेट्स को चढ़ाने से आराम मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके वाहक मच्छर हैं, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मच्छरों को घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए और कूलरों में भी पानी नहीं भरा होना चाहिए। एक और विषाणु जनित रोग की बात करते हैं, चिकनगुनिया। ये जैसे कि हमने बताया विषाणु रोग है और इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होता है। बंदर एवं कुछ व्यक्ति जो है इस रोग के रिजर्वायर होते हैं, यानी संग्राहक होते हैं और इस रोग को फैलाने वाला जो कारक है यानी वायरस है वो है अल्फा वायरस। इसका संचरण जो है वो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर, जिसके काटने से ये विषाणु जो हैं शरीर में पहुंच जाते हैं। अब ये चिकनगुनिया का जो अर्थ है वो है बैंड अप यानी झुक जाना। यह रोग आर्थराइटिक लक्षणों के साथ विकसित होता है। इसमें रोगी का शरीर झुक जाता है, रोगी के पैर एवं धड़ पर फफोले उभर आते हैं, सिर दर्द, बुखार, तनाव और कमजोरी बनी रहती है। तो इस रोग से भी बचने का क्या उपाय है? तो शरीर को पूरा ढका होना चाहिए। मच्छरों से बचने के उपाय करने चाहिए, जैसे दरवाजों एवं खिड़कियों में जाली लगवानी चाहिए, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए और घर के पास जल का भराव नहीं होना चाहिए। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, एक छोटी माता का बात करते हैं। छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, ये जो है इसका कारक वेरिसेला वायरस है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इस रोग का संचरण रोगी व्यक्ति के संपर्क तथा उसके संक्रमित कपड़ों से होता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो रोगी के शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, शरीर में दर्द रहता है, सिर दर्द और बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बुखार भी रहता है। इसका उपचार कैसे हो सकता है? तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, रोगी की वस्तुओं, कपड़ों को साफ रखना चाहिए, रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। अब एक और बीमारी है बड़ी माता यानी चिकन पॉक्स। ये बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग है और इसे चेचक का रोग भी कहते हैं। प्राचीन समय में इस बीमारी से बहुत से लोग मर जाते थे और ये महामारी के रूप में फैलता था। अब तो इसके टीके बन चुके हैं और ये बीमारी जो है वो उसका कारक जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। अब ये भी कैसे फैलता है? तो हवा के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा इसके विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेने से पहुंचते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो रोग का प्रकोप लगभग 2 सप्ताह का होता है। प्रारंभिक लक्षणों में तेज बुखार, जी मचलाना, सिर दर्द, पीठ में दर्द होता है, शरीर में ऐंठन, खांसी, गला बैठ जाना, नाक बहना भी इसके लक्षण हैं। फिर इसके बाद शरीर में बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। ये चेहरे पर सबसे ज़्यादा आते हैं और फूटकर निशान छोड़ जाते हैं। इसका उपचार जो है, इस रोग को बचाने के लिए यानी रोग का टीका इस रोग को रोकने का विशिष्ट उपाय है।
अतः टीके जो है बच्चों को अवश्य लगवाने चाहिए। टीके से जीवन पर्यंत रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू नाम से भी जाना जाता है, यह आरएनए वायरस के कारण होता है। इसका कारक जो है इन्फ्लुएंजा है। यह जुकाम से अलग तरह की बीमारी है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर या उसके छींकने या खांसने पर फैलती है। ये वायरस श्वास नली को संक्रमित करते हैं। इसके संक्रमण से बुखार, खांसी, सिर दर्द तथा थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को उल्टी, दस्त और गले में खराश लगती है। ये लक्षण प्रायः 1 से 2 सप्ताह तक रहते हैं। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो फ्लू वायरस ठोस सतह पर 6 से 8 घंटे तक जीवित रह सकता है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर या ऑफिस में काम करते समय अधिक स्पर्श किए जाने वाले स्थानों को छूने से पहले हाथ साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए। नाक और मुंह को छूने से बचें। इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अब एक और बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 की बात करते हैं। इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे और इसका जो कारक है वो क्या है? उसे SARS-CoV-2 कहते हैं। SARS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में खांसी और छींक से बूंदों के माध्यम से होता है और फिर दूषित सतहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भी संक्रमण होता है। तीसरा, संक्रमित लोगों से हाथ मिलाने से भी होता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो शुरुआत में हल्की सर्दी जुकाम जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है। बुखार, कफ या सिर दर्द भी इसके लक्षण हैं। बुजुर्ग तथा हाइपरटेंशन, हृदय तथा फेफड़े व मधुमेह के रोगियों में स्थिति जो है गंभीर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसका जो टेस्ट है वो है PCR टेस्ट के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। आमतौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता तथा नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क का उपयोग ये प्राथमिक उपचार हैं और फिर चिकित्सक की सलाह से औषधि का सेवन करना चाहिए। अब प्रमुख हेलमिंथिस वाले रोगों की बात करते हैं। तो इसमें है एस्केरियासिस, यह आंत का रोग है, लेकिन इसके अलावा यह यकृत, फेफड़ों एवं हृदय को भी संक्रमित करता है। और ये होता किसके कारण है? तो ये एक तरह का कृमि है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो रोगी मनुष्य के मल के साथ एस्केरिस के अंडे भूमि में मिल जाते हैं और इसे संक्रमित करते हैं। सब्जियों, कीड़ों मकोड़ों, दूध देने वाले पशुओं के थनों की धूल, सामान्य धूल आदि के द्वारा ये खाद्य पदार्थ को संक्रमित करते हैं और भोजन के साथ व्यक्ति की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में इन अंडों का कवच घुल जाता है और लार्वा पैदा होता है। यह परजीवी पोषक के पचे भोजन पर निर्भर रहता है और एक पोषक की आंत में 500 से 5000 तक परजीवी हो सकते हैं। इसके लक्षणों को देखते हैं तो पेट में तेज दर्द होता है, हल्के ज्वर की शिकायत रहती है तथा वृद्धि भी रुक जाती है और फिर दस्त, अनिद्रा, उल्टी आदि भी होती है। इसका उपचार क्या है? तो स्वच्छता ही इस बीमारी से बचने का प्राथमिक उपाय है। फिर सड़ी गली सब्जी, फल एवं दूषित जल के प्रयोग से बचना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों, फलों को हमेशा धोकर ही उपयोग में लाना चाहिए।
एक और हेलमिंथिस रोग की बात करते हैं, वो है हाथी पाँव यानी फाइलेरियसिस। यह रोग मच्छर द्वारा फैलाया जाता है तथा गंदे पानी का प्रयोग करने पर भी होता है। इसका कारक जो है वो भी एक तरह का कृमि है और ये है वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। इस रोग में रोगी का पाँव हाथी के पैर जैसे फूल जाता है, इसलिए इसे हाथी पाँव कहते हैं। इसका संचरण कैसे होता है? तो इस रोग के रोगाणु क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलते हैं। जब परजीवी से संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटती है तो इसकी लार के द्वारा परजीवी मानव शरीर में पहुंचकर रक्त में मिल जाता है। वहां से परजीवी लिम्फ वेसल्स में पहुंचकर वयस्क में रूपांतरित होने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम के किसी स्थान पर रुक जाते हैं। ये कई वर्षों तक वहां रहता है और प्रजनन करके नए परजीवी यानी माइक्रोफाइलेरिया बनाते हैं। यह संक्रमण तब फैलता है जब पीड़ित व्यक्ति को एक मच्छर काटता है और फिर वही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटकर संक्रमित करता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो प्राथमिक लक्षण में बुखार आना, शरीर में दर्द होना है, फिर लिम्फ वेसल्स में परजीवी पहुंचकर लिम्फ सिस्टम को बंद कर देता है जिससे पैर फूल जाते हैं और लीवर, स्प्लीन एवं स्क्रोटम भी सूज जाते हैं। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। इस बीमारी से बचने के लिए रक्त में मौजूद सूक्ष्म फाइलेरिया को मारा जाता है। संक्रमित नाले एवं गंदे जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग की बात करते हैं। तो इसमें जो है वो रोग है अमीबियासिस। यह आहार नाल को प्रभावित करती है। इसे अमीबिक पेचिश या अमीबिक डायंस्ट्री भी कहते हैं। इसका जो कारक है वो है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड अमीबा के ट्रोफोजाइट बड़ी आंत की दीवार में प्रवेश करके हिस्टोलाइटिक एंजाइम्स का स्रवण करते हैं। इनका ट्रांसमिशन जो है उसमें घरेलू मक्खियाँ इस रोग की वाहक हैं। ये मक्खियाँ इस परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है यानी कंटेमिनेटेड करती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित या कंटेमिनेटेड पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। इनके लक्षण क्या हैं? तो अतिसार और पतले दस्त होते हैं। श्लेष्म एवं रक्तयुक्त पेचिश होता है। कभी कभी ये यकृत, फेफड़े तथा मस्तिष्क में भी पहुंचकर सूजन तथा फोड़े उत्पन्न करते हैं। पाचन क्रिया खराब हो जाती है तथा पेट में ऐंठन उठती है। मरीज को पेट दर्द, भूख की कमी और सिर दर्द की शिकायत रहती है। इसका उपचार कैसे करेंगे? तो रोग से रोकथाम हेतु स्वच्छ एवं साफ जल एवं भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर उपयोग में लाना चाहिए। अब कवक द्वारा होने वाले रोग की बात करते हैं। तो ये है दाद या रिंगवर्म। इसका कारक जो है वो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन आदि ये कवक हैं जिनके द्वारा ये रोग होता है। इसका संचरण जो है वो कैसे होता है? यह रोग प्रायः मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलियों, कपड़े या कंघी आदि का उपयोग करने से होता है। अब लक्षण क्या है? तो इस रोग में शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और स्कैल्प पर सूखे शल्की धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों में तेज खुजलाहट होती है। ऊष्मा एवं नमी इन कवकों को स्किन फोल्ड जैसे ग्रोइन तथा पैरों की उंगलियों के बीच संक्रमण कर पनपने में मदद करती है। इसका उपचार जो है वो
दाद के उपचार हेतु बाजार में बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध हैं, अतः समय पर उपचार करना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आपने जैसे कि बहुत सारे रोगों के बारे में जाना, उनके लक्षणों के बारे में जाना, वो कैसे होते हैं इसके बारे में भी जाना। तो ओवरऑल यदि हम बात करें कि इन संक्रामक रोगों से हमारा बचाव कैसे हो सकता है, जैसे आपने टीकाकरण का नाम सुना होगा। तो बचपन में जो है बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 5 साल तक कुछ ना कुछ टीके जो हैं लगाए जाते हैं, उसकी चर्चा जो है हम आगे करेंगे। तो वैक्सीनेशन के ज़रिए तो हमारा शरीर जो है कुछ रोगों से बच जाता है कहना चाहिए, लेकिन कुछ एयरबॉर्न डिसीज़ हैं, कंटेमिनेटेड फूड से हो रही हैं, वाटर से हो रही हैं, तो इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अभी हम ओवरऑल क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए उसकी बात करते हैं बच्चों। तो जैसे कि पहली बात जो है यानी मुख्य बात कही जाए तो सेल्फ यानी पर्सनल हाइजीन या पर्सनल हेल्थ की बात है। तो इसमें क्या आएगा कि हमारे अपने खुद के शरीर की जो है पूरी अच्छे से साफ सफाई का हम ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है हमारा जो भोजन हो वो कैसा हो, साफ़ सुथरा हो, पानी जो है वो स्वच्छ हो, और हमारे डाइट में जो है फल फूल सब्जियां जो हैं वो सबको हम शामिल करें। तो ये हमारे पर्सनल हेल्थ की बात हो गई। अब ठीक है, हमारा खुद का जो पर्सनल हेल्थ है हमने मेंटेन किया है, उसका हमने काफ़ी ध्यान रखा है, लेकिन हमारा आसपास का वातावरण ही यदि अस्वच्छ है तो डेफिनेटली फिर इनके कारण जो है हमें रोग होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पर्सनल हेल्थ के साथ साथ अब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं। सोशल हेल्थ में क्या आएगा कि जैसे हमारा शरीर तो स्वच्छ हो गया, लेकिन हमारा घर का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। तो आसपास का वातावरण और घर के वातावरण को हमें ध्यान देना होगा। घर की साफ सफाई अच्छे से हो, और फिर इसके साथ यदि हमारा घर का भी वातावरण साफ है लेकिन हमारा आस पड़ोस जो है वो ठीक नहीं है, मतलब नालियों की सफाई नहीं हो रही है, सड़कें गंदी हैं, हवा पॉल्यूटेड है, पानी अस्वच्छ आ रहा है, तो ये भी फिर जो है एक रीज़न जो है वो हमें बीमार होने का एक जो है अवसर में भी हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि सोशल हेल्थ में आता है कि हमारा आस पड़ोस यानी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं वो भी साफ़ सुथरा हो, और इसकी पहल जो है हमें खुद से अपने आप से करनी चाहिए कि यदि हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे आस पड़ोस जो हैं वो देखकर भी वो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ तालाबों की साफ़ सफाई हो, नालियों की सफाई हो, आसपास जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसका एक प्रॉपर जो है वो उसका निपटान हो। तो इस तरीके से जो है हमारा वातावरण साफ़ सुथरा हो सकता है। अब तीसरी बात करते हैं कि कुछ डिसीजेस की, जैसे हमने बात की थी कि जो है टाइफाइड है और अमीबियासिस है और एस्केरियासिस है, ये बीमारियां जो हैं कंटेमिनेटेड फूड से होती हैं। तो अभी कंटेमिनेटेड फूड से हो रही हैं यानी भोज्य पदार्थ डेफिनेटली ओपन होगा या वहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया होगा, इसलिए जो है ये जो है इनका संक्रमण मतलब जो पैथोजेंस हैं वो इस फूड पर आएगा और फूड के ज़रिए जो है व्यक्ति के शरीर तक वो प्रवेश करते हैं। तो कंटेमिनेटेड फूड ना हो, दैट मीन्स जहाँ पर कहिए कि ज़्यादा मात्रा में भोजन बन रहा है, जैसे त्योहारों में होता है, पार्टियों में होता है, किसी ओकेज़न पर होता है, या मिड डे मील भी जैसे स्कूलों में बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इन बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। अब एयरबॉर्न डिसीज़ हैं, ये एयरबॉर्न डिसीज़ जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, तो ये कैसे फैलती हैं, ये जो है पीड़ित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के करीब या नज़दीक जाने से हमें बचना चाहिए। और फिर जो कुछ बीमारियां जैसे फाइलेरियासिस है और मलेरिया है,
ये बीमारियां कैसे हो रही हैं कि मच्छर या मक्खी जो हैं वो लाते हैं, माने वो वेक्टर का काम करते हैं। तो जब ये बीमारियां इनके थ्रू हो रही हैं तो इनको ही ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। तो जहाँ इनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, तो जहाँ पर ये लार्वा देते हैं, जहाँ एग्स उत्पन्न होते फिर लार्वा बनते हैं, तो उस प्लेस पर ही जो है कीटनाशक का प्रयोग किया जाए ताकि जो है लार्वा ही ना बने और फिर आगे एडल्ट में भी चेंज ना हो। तो दैट मीन्स जो है वहीं पर ही उनका खात्मा किया जा सके। एक और बात यहाँ पर की जा सकती है कि गैम्बूजिया जो एक फ़िश है, यदि जहाँ पर ये मच्छर मक्खी जहाँ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर पानी में यदि ये मछलियों को पाल लिया जाए यानी डाल दिया जाए तो ये मछलियाँ जो हैं उनके लार्वा को ही ख़त्म कर देती हैं। तो फिर वहाँ पर जो है इनके जो कहना चाहिए बढ़ने की जो संभावना है वो सीमित हो सकती है और धीरे धीरे कम भी हो सकती है। और फिर इनसे बचने के लिए जो है मच्छरदानी का उपयोग करें, दरवाजे खिड़कियों पर जो है वो जालियाँ लगी हों, और फिर जो है कि जैसे वाटर कूलर में जमा रहता है तो उसके कारण भी जो है मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे डेंगू फीवर है उसके कारण हो रहा है, डेंगू फीवर जो है वो वायरस को लाता है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने से जो है हम ऐसे बहुत सारे संक्रामक रोगों से जो है वो बच सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ ध्यान अपने आप के हेल्थ का जो है ध्यान वो कैसे रख सकते हैं, अपने आप की साफ़ सफाई से, अपने वातावरण की साफ़ सफाई से, हमारा फूड अच्छा हो, पानी स्वच्छ हो और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो, तो हम इनसे बच सकते हैं।